तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ एन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब की बार किसी भी पॉइंट पर निकालना है। तो देखिए फाइल का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो जो इक्वेटोरियल पॉइंट तक का है शायद उसकी एक वीडियो में कर लूँ, और जो अब ये नेक्स्ट करा रहा हूँ इसको नेक्स्ट पार्ट में डालूँगा आपके पास। तो स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। ध्यान देना ये जनरल केस है, एक्चुअली में ये जनरल केस है, और इसी की हेल्प से हम एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल पॉइंट वाला भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला आप बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन उनकी इम्पोर्टेंट है एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायरेक्ट, पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट है आपके पास। स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करो हमको किसी भी इस पी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल की वजह से। ये जो पी पॉइंट है कहीं तो होगा ना, इसकी लोकेशन तो देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसकी लोकेशन मैंने मान ली कि ये आपके पास सेंटर से जो है थीटा एंगल बनाता है। मेरे को एक सेंटर से कितना एंगल बनाता है, ये आपके पास सेंटर है, और यहाँ से ये आपके पास, ये सपोज करो ये सेंटर है, ये आपके पास पी पॉइंट जो है ये इस सेंटर के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, थीटा एंगल बनाता है। तो मैं इसको क्यू को स्मॉल लेता हूँ क्योंकि थीटा और जो ये क्यू है ये एक जैसे लग रहे हैं। तो आपको किसी जो सेंटर से पी पॉइंट थीटा एंगल पर जो पी पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है। ओके, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, कोई आइडिया है? देखिए ये एक डाइपोल था, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, आपकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, मतलब पी की डायरेक्शन इस तरफ होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होती है। वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। चलो इसको थोड़ा सा और ईजी करने के लिए देखिए ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ, यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ। कुछ नहीं, थोड़ा सा इजी करने के लिए किया है, वरना वैसे भी कर सकते हैं। तो P की डायरेक्शन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब इस तरफ। ठीक है, देखिए वेक्टर्स के बीच में एंगल जो बनता है आपके पास वेक्टर की टेल के साथ बनता है। जब भी दो वेक्टर्स की टेल मिलती है वहाँ पर एंगल कंसिडर किया जाता है, इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा उस तरफ ले ली। ओके, तो ये देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है P क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किसी एंगल पर एक्ट कर रही है। जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पर एक्ट करता है तो उस तरफ उसका कौन सा कंपोनेंट चला जाता है, कोस कंपोनेंट। पता है ना भाई, अभी लास्ट टाइम पे भी किया था और ये आपने वेक्टर्स में सीखा हुआ है। तो P कोस थीटा इस तरफ बनेगा। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता हूँ, ये मैंने वैसा ही 2a लेंथ का ही बनाया आपके पास। फिर से P कोस थीटा उस तरफ चला गया, और इसको बीच में रख के जो आपने कंपोनेंट बना चुके थे उसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर इसको बीच में रखते हुए कौन सा कंपोनेंट जाता है, P साइन थीटा। ठीक है, ये तो एक वेक्टर है, मतलब एक तरीके से आपने डाइपोल को रोटेट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, 2a लेंथ का। ऑलराइट, मतलब कि एक P कोस थीटा, डाइपोल का P कोस थीटा पार्ट इधर एक्ट कर रहा है ऐसे, और एक P साइन थीटा पार्ट इधर एक्ट कर रहा है। आपने क्या किया, डाइपोल को रिजोल्व कर लिया दोबारा से। ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, माइनस से प्लस की तरफ P की डायरेक्शन होती है। इधर आपने थीटा एंगल पर वो P पॉइंट मानना हुआ था, इस पॉइंट का नाम भी कुछ और दे लो क्योंकि डाइपोल में ये यूज़ हो रहा है। सपोज करो कुछ भी नाम दे लिया S। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा एंगल पर एक्ट कर रही है। जिस तरफ आपके पास एंगल होता है उस तरफ वेक्टर का कोस कंपोनेंट चला जाता है, और इसको बीच में रख के जो कंपोनेंट बना चुके हो उसके परपेंडिकुलर, ये बीच में आ गया ना, उसके परपेंडिकुलर आपके पास कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। ओके, अब देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस तरफ आपके पास ये P कोस थीटा है, डाइपोल ये एक तरीके का, बस उसके साथ कोस थीटा लगा है। और मतलब अगर ये डायरेक्शन है तो इसका मतलब इस तरफ नेगेटिव चार्ज रहा होगा, इस तरफ प्लस चार्ज रहा होगा। P की डायरेक्शन नेगेटिव टू प्लस की तरफ होती है।
ठीक है, मतलब इस तरफ नेगेटिव रहा होगा, उस तरफ प्लस रहा होगा, ये मतलब बनता है। तो ऐसा आपके पास, और ये वाला जो एस पॉइंट है ये यहाँ लाई कर रहा है। तो ये क्या केस बन गया आपके पास, एक डाइपोल का कौन सा पॉइंट होता है लाइन के लोग, ये तो एक्सियल लाइन है इस डाइपोल की, कौन से वाले डाइपोल की, पी कोस थीटा वाले डाइपोल की एक्सियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ में आई भाई, इस एस पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक तो इस वाले डाइपोल की वजह से हो जाएगा, इसके तो ये एक्सियल लाइन पे पड़ता है पी पॉइंट। अब दूसरा केस देखो, इस वाले डाइपोल को कंसीडर करें, ये डाइपोल ऐसा है, इस तरफ आपके पास पी साइन थीटा, ये पी साइन थीटा, और ये इससे जस्ट परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, बता चुका हूँ मैं। जब भी कंपोनेंट बनाते हैं साइन वाला कंपोनेंट और कोस वाला कंपोनेंट, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं आपके पास। ओके, तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस पी कोस थीटा के परपेंडिकुलर है आपके पास। तो ये लाइन वो वाली गई हुई थी कोस थीटा वाली, ऐसा 90 डिग्री पर ये ऐसा बनाया हुआ था हमने, ये एस पॉइंट यहाँ लाई करता है। तो P साइन थीटा के लिए ये S पॉइंट तो इक्विटोरियल पॉइंट बन गया, ठीक है। इस वाले के लिए S पॉइंट, इस P कोस थीटा वाले के लिए, P कोस थीटा वाले के लिए तो ये एक्सियल पॉइंट है, P साइन थीटा वाले के लिए ये इक्विटोरियल पॉइंट है। तो एक्सियल और इक्विटोरियल के लिए तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कितनी होती है। एक बार मैं वो फॉर्मूला रिकॉल कर देता हूँ, शायद यहाँ पे रिफ्लेक्शन था। ई एक्सियल का फॉर्मूला आपके पास आया था, मैं के में लिख लेता हूँ फॉर्मूले को, 4πε0 रहने देता हूँ, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, के को आप 1/4πε0 लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही आपके पास ई इक्विटोरियल दैट वाज इक्वल टू kp अपॉन एक्स क्यूब, 2:1 था ना मैं इनका गैप। एक्सियल पे फॉर्मूला लिखना आता है हमको, ठीक है। तो इस पी कोस थीटा का वो एक्सियल पॉइंट है, और इसकी वजह से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सपोज करो मैंने वो मान ली E1, जो कि आपके पास पी कोस थीटा ने प्रोड्यूस करी है, इस वाले डाइपोल ने प्रोड्यूस करी है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला इस टाइप का रहने वाला है, 2 टाइम्स के भी रहेगा, पी भी रहेगा, पर अब की बार पी खाली अकेला नहीं है, इधर पी की जगह कौन है, पी कोस थीटा है। तो P की जगह क्या यूज होएगा, P कोस थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का क्यूब, ठीक है। डिस्टेंस इस पॉइंट से हम मान लेते हैं कि ये आपके पास मान लो x डिस्टेंस, डिस्टेंसेस हरदम सेंटर से मेजर होते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर इधर ही पड़ना है आपके पास, इस वाले का सेंटर भी यही है, उस वाले का सेंटर भी यही है। तो सेंटर से डिस्टेंस हमने मान लिया x, तो ये बन गया आपके पास एक्स क्यूब, ये आपके पास E1 बना। ऐसे ही इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास E2 बनेगी। फॉर्मूला इस टाइप का रहने वाला है, K इंटू, अब की बार P नहीं है, इस वाले की वजह से लिख रहे हो, इधर क्या आपके पास P साइन थीटा, P साइन थीटा अपॉन आपके पास डिस्टेंस, तो इसका भी उतना ही है एक्स क्यूब, क्योंकि डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर होते हैं। सेंटर तो इनका चेंज हुआ ही नहीं ना, सेंटर तो उतना ही है, उस एस पॉइंट से सेंटर इतने ही दूर पर है, चाहे आपने ऐसा रोटेट कर लिया चाहे ऐसा रोटेट कर लिया, सेंटर से डिस्टेंसेस मेजर हो रहे हैं, सेंटर आपका चेंज हुआ ही नहीं है। ऑलराइट, अगर आपको याद हो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता था वो या तो इस तरफ रहता था या इस तरफ रहता था, ठीक है। ध्यान है, जिस तरफ का मैग्नीट्यूड ज़्यादा उसी तरफ इलेक्ट्रिक एक्सियल पॉइंट का रहता था आपके पास। और आपके पास इक्विटोरियल में किधर रहता था, इक्वेटोरियल में आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहता था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है ना, ये चीज़ याद रखनी है आपको। दोबारा से एक बार बता दे रहा हूँ, एक बार जल्दी से रिकॉल कराता हूँ। आपके पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आपको। नेगेटिव की वजह से अंदर, पॉजिटिव की वजह से बाहर, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गया था, नेट निकल के ज़्यादा वाले में से कम वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आई थी, मतलब नेगेटिव वाले की तरफ। अगर देखिए ये ऐसा होता, इधर नेगेटिव होता, इधर पॉजिटिव होता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव से अंदर। तो अब की बार पॉजिटिव ज़्यादा पास है तो पॉजिटिव वाला डोमिनेट करता, तो ई नेट आपके पास उस तरफ मिलता, ठीक है। तो एक्सियल वाला डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंट पास है, ठीक है, कौन सा चार्ज पास में रखा है,
वही डोमिनेट करता है, उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करता है। ऑलराइट, जो भी चार्ज, देखिए भैया आपके फ्रेंड या जो भी है आपके पास, जो आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड होगा उसकी संगति का असर आप पे ज़्यादा पड़ेगा। तो जो ज़्यादा क्लोज होगा एक्सियल पॉइंट में उसी का असर ज़्यादा दिख रहा है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे देखिए P cos थीटा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर रहा होगा, तभी तो डायरेक्शन इस तरफ है। P cos थीटा इस ये डायरेक्शन है ना, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ। तो पॉजिटिव पॉइंट P के ज़्यादा पास है तो पॉजिटिव का फील्ड डोमिनेट करेगा, और पॉजिटिव का फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड। तो पॉजिटिव का फील्ड डोमिनेट करना मतलब आउटवर्ड डोमिनेट करेगा। तो E1 की डायरेक्शन तो ऐसा आउटवर्ड बनने वाली है। ये बात क्लियर हुई सभी को? डायरेक्शन देख रहे थे हम कैसी आएगी। जो ज़्यादा क्लोज है वही डोमिनेट करेगा। तो आपको देखना है नेगेटिव वाला क्लोज है, अगर नेगेटिव वाला क्लोज होता तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ आनी थी, अगर पॉजिटिव वाला क्लोज है तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ जानी है। तो आपको ये डिसाइड करना है पॉजिटिव वाला क्लोज है नेगेटिव वाला क्लोज। आपने ये डिसाइड किया P cos थीटा की डायरेक्शन से। P cos थीटा उस तरफ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है, मतलब उस तरफ है तो इधर नेगेटिव रहा होगा, इस तरफ पॉजिटिव रहा होगा। तो बस पॉजिटिव पॉइंट इसके ज़्यादा क्लोज हो गए तो पॉजिटिव डोमिनेट करेगा तो पॉजिटिव का फील्ड आउटवर्ड होता है। तो E1 की डायरेक्शन उस तरफ आ गई। अब देख लेते हैं E2 की डायरेक्शन। E2 इसको भी जल्दी से रिकॉल कराता हूँ, E2 को भी। ये हमने आपको डायरेक्शन मैंने बताई भी थी कराते वक्त। ऐसा था आपके पास, ये नेगेटिव लिया था हमने, ये पॉजिटिव लिया था, ये इक्वेटोरियल पॉइंट था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला गया था। यहाँ पे दोनों के कोस कंपोनेंट आ गए थे और ये साइन वाले इधर कैंसिल हो गए थे। तो अल्टीमेटली फील्ड तो आपका इस तरफ बना था ना, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये याद ही रख लेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरफ रहता है, पैरेलल टू डाइपोल। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस तरफ। ये इक्वेटोरियल पॉइंट का रिजल्ट आया था। डाइपोल की मोमेंट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे अपोजिट की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं E2 की डायरेक्शन बनाऊंगा तो देखो डाइपोल ये वाला ना हमारे पास, इस वाले की वजह से लिख रहे हैं P sin थीटा, डाइपोल की डायरेक्शन तो इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। डाइपोल की डायरेक्शन जिस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। वो डायरेक्शन समझ में आई सभी को, E1 की और E2 की, ठीक है। उनके बीच का एंगल कितना होगा, ये लाइन तो सीधी सीधी देखिए ऐसे एक्सियल लाइन थी और ये वाली इसके पैरेलल लाइन है, तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री का एंगल है। तो E1 और E2 दोनों 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास अब अल्टीमेटली क्या कंडीशन बन गई कि आपके पास E1 और E2 दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर एक्ट कर रही है। E1 और E2 दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर एक्ट कर रही है। मैं वो रिफ्लेक्शन भूल गया कहाँ पे आ रहा था, शायद यहाँ पे आ रहा था, एक बार देख लेता हूँ रिफ्लेक्शन किधर आ रहा था। ठीक है, थोड़ा सा इधर ही है, यहीं पे है रिफ्लेक्शन। ओके, अब आपके पास देखिए कंडीशन क्या बनी है, दो वेक्टर 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालना है बस। तो रिजल्टेंट निकाल देंगे। क्या कंडीशन बनी है, एक वेक्टर आपके पास ये ऐसा है जिसका नाम E2 है, एक वेक्टर आपके पास ये है E1 और दोनों 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम होता तो रिजल्टेंट डायरेक्ट डायगोनल के अलोंग आ जाता, और अब डायगोनल के अलोंग नहीं आएगा। ओके, पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं फिर बात करेंगे किस तरह। रिजल्टेंट कहीं पे आना है, अब पता नहीं कितना आएगा वो देख लेते हैं। ई नेट कहीं यहाँ कहीं पे आएगा, ये एंगल भी पता नहीं हमको कितना अभी। अगर E1 और E2 बराबर होते तो डेफिनेटली ये 45 बनता, ये 45 बनता, बिल्कुल बीच में आता। पर E1 और E2 तो अलग अलग है ना, इसमें ऊपर 2 आया हुआ है, इसमें 2 नहीं है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बीच में नहीं ले सकते, कोई और ही एंगल पे बनेगा, वो एंगल भी निकालेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई रिजल्टेंट का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ई नेट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर्स जब भी एक्ट कर रहे हैं तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। ये क्या बोलता है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर
प्लस सेकेंड वेक्टर का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स, और एंगल है आपके पास 90 डिग्री। अगर आपको ये नहीं करना तो डायरेक्ट याद रखो रिजल्टेंट √2 टाइम्स आता है, वो चलो वो तब आता है जब मैग्नीट्यूड बराबर हो। अभी यही करो, कोस 90 आपके पास 0, तो ये बचा आपके पास √E1 स्केयर प्लस E2 स्केयर। भाई E1 और E2 की वैल्यू रखो वहाँ से उठा के। E1 की वैल्यू है 2kp cos थीटा अपॉन x क्यूब, और इसका स्केयर भी करना है, तो ये आपके पास बढ़ेगा 4k स्केयर p स्केयर cos स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई x6 स्केयर कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस आपको E2 का भी स्केयर करना है, दैट विल बी इक्वल टू k स्केयर, उसको अकेला भी रख सकते थे, चलो कोई बात नहीं, p स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई x की पावर 6, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, आपके पास k दिख रहा है दोनों में, k स्केयर दोनों में दिख रहा है, p स्केयर दोनों में दिख रहा है, x की पावर 6 दोनों में दिख रहा है, ऑलराइट। तो अंदर बचा, यहाँ पे बचा आपके पास 4 cos स्केयर थीटा, इधर बचा आपके पास साइन स्केयर थीटा, कॉमन लेने के बाद की बात है, ऑलराइट। क्लियर है सभी को। अब देखिए k स्केयर p स्केयर बाई x की पावर 6, इसका क्या बनेगा आपके पास, क्या ये रूट से बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको आप, चलो आगे कर लेते हैं, k स्केयर p स्केयर अपॉन x की पावर 6, 4 cos स्केयर को आप 3 cos स्केयर थीटा प्लस का cos स्केयर थीटा लिख सकते हैं, और साथ में आपका साइन स्केयर थीटा भी चल रहा है, बस कुछ नहीं, 4 को 3 + 1 लिखा है मैंने, ओके। ये बना आपके पास, इसको बाहर ही ले लो, ये बना आपके पास k स्केयर p स्केयर डिवाइडेड बाई x क्यूब, सॉरी ये रूट से बाहर आएगा ना, रूट से बाहर आएगा तो k p डिवाइडेड बाई x क्यूब, ठीक है। भाई देखिए x6 कैसे बाहर रहा है, x6 को आप x क्यूब का स्केयर लिख सकते हैं, और इसका रूट भी था, रूट मतलब 1/2 पावर, 1/2 पावर करेंगे तो 2 पावर कैंसिल, x क्यूब बाहर चला गया आपके पास, तो के पी बाई एक्स क्यूब बाहर आ गया, k बाहर रूट से बाहर गया तो k बन जाएगा, p स्केयर रूट से बाहर गया तो p बन गया, ये बन गया, तो अंडर रूट में आपके पास 3 cos स्केयर थीटा, और इधर साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, थीटा इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, ठीक है। आपसे बोला कि भाई 90 डिग्री पे निकालो, 0 डिग्री पे निकालो, 30 डिग्री पे निकालो, सब इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर सकते हैं। मैं निकालना चाहता हूँ एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उस ये जो डाइपोल था इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार इसको रब कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसे। ये आपके पास एक डाइपोल है, इसका एक्सियल पॉइंट ये होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुझसे, एंगल हरदम सेंटर से मेजर करना है, ये थीटा था, एंगल सेंटर से था, तो आप सेंटर से इस एक्सियल पॉइंट का एंगल देखो, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, 0 का एंगल बनता है, ठीक है भाई। इधर डाइपोल की डायरेक्शन ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पर एंगल तो आपने ओ से मेजर करने हैं ना, चाहे इधर मिला लो चाहे लाइन को उधर मिला लो, एंगल आपके पास हरदम कितना बन रहा है 0 डिग्री। एक्सियल लाइन पर एंगल की वैल्यू कितनी 0 डिग्री, तो रख दीजिए 0, तो ई एक्सियल यहाँ पे लिखा हुआ है, ई एक्सियल विल बी इक्वल टू, थीटा को 0 रखो तो के पी अपॉन एक्स क्यूब और 3 cos स्केयर 0 डिग्री प्लस 1, cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1, तो 3 इसको 1 रखोगे तो 3 + 1 4 आ गया, और 4 का रूट लोगे तो 2 आ जाएगा, 2kp बाई एक्स क्यूब, और एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो था, ठीक है, सेम आ गया। मैंने बोला था ये ज़्यादा जनरल केस है, और इसी की हेल्प से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला भी निकाल सकते हैं, तो निकल गया एक्सियल वाला, ऐसे ही आप इसकी हेल्प से इक्वेटोरियल वाला भी निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल लाइन ये वाली होती है, और बता चुके हैं उसमें सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो आपको थीटा को अगर आप 90 रख देते हो
तो आपके पास ये इक्वेटोरियल आ जाएगा। इसमें 90 रखो, कोस 90 जीरो होता है, कोस 90 जीरो होगा तो ये टर्म तो पूरी जीरो हो गई, 1 का रूट 1 हो गया, तो क्या बचा आपके पास kp/x³। और यही था आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट का। तो किसी भी पॉइंट पर निकाल कर आपसे 60 डिग्री पे पूछ ले तो 60 रख देना थीटा को। इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ऑलराइट, ये था आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी थोड़ा सा और रहता है, इसी के अंदर थोड़ा सा डिस्कस और कर रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या बनी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो आया अभी। ये जो फॉर्मूला है kp/x³ √3 cos θ+1, ये आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, पर कोई वेक्टर होता है तो उसकी डायरेक्शन भी होती है, ओनली मैग्नीट्यूड थोड़ी होता है। तो डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या बढ़ेगी आपके पास। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, डायरेक्शन की बात हम कर रहे थे। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा आपका पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं एक बार उसको जल्दी से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। आपके पास क्या था पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में, दो वेक्टर्स, सपोज करो ये वेक्टर ए है आपके पास और ये एक वेक्टर बी है। ऑलराइट, इनको आपने एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से शो किया हुआ है। तो जो पैरेललोग्राम की आपके पास ये डायगोनल होती थी, ये आपके पास रिजल्टेंट देता था। मान लो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। ध्यान देना, वेक्टर्स के बीच में एंगल तब बनता है जब दोनों की टेल से टेल या हेड से हेड मिला हो। तो ये टेल से टेल ए वेक्टर बी वेक्टर टेल से टेल मिली है आपके पास, तो इनके बीच में ये कंप्लीट एंगल आपके पास थीटा होगा। ओके, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था, इसका जो मैग्नीट्यूड आता था वो आपके पास ये आता था, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कोस टाइम थीटा। ये इतना आता है, मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा। अब मेन मुद्दा आता था कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है आपके पास, रिजल्टेंट वेक्टर इटसेल्फ एक वेक्टर है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास ओनली मैग्नीट्यूड नहीं होता, उनके पास डायरेक्शन भी होती है। तो जो ये बीच में कहीं पे आपने रिजल्टेंट वेक्टर बनाया है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन को हम बताते थे। देखिए थीटा तो टोटल के बीच में एंगल है। सपोज करो मैंने इस रिजल्टेंट वेक्टर का इस ए वेक्टर से एक एंगल ले लिया बीटा। ठीक है, क्या किया, इस रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल ले लिया बीटा बनाता है। सपोज करो ये बीटा बना, कुछ तो बना रहा है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री कुछ तो बना रहा है, तो वो एंगल मैंने मान लिया बीटा। एंगल है ये, वेक्टर नहीं है। ठीक है, आप ये बीटा जो है बी वेक्टर के साथ भी ले सकते हो, ए के साथ भी ले सकते हो, कौन से वाला भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो जिसके साथ भी आप ये बीटा ले रहे हो, अभी मैंने इसको भूल जाओ एक मिनट, अभी मैंने किसके साथ लिया है, ये जो बीटा एंगल है ए वाले वेक्टर के साथ। तो ए वाले वेक्टर को जिसके साथ भी लोगे ना, आप उसको फर्स्ट वेक्टर नाम बोल लोगे। फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, बस डेरिवेशन में नहीं जा रहा पैरेललोग्राम लॉ की। जिस भी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का आपने एंगल कंसीडर करा है, उसको आप फर्स्ट वेक्टर बोलोगे, और जो दूसरे वाला बच गया उसको क्या बोलोगे आप, सेकंड वेक्टर। उसको क्या बोलोगे, सेकंड वेक्टर। तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन के लिए आप यूज़ करते थे टेंजेंट बीटा। डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करते थे, टेंजेंट ऑफ दैट बीटा एंगल, दिस एंगल। देखिए ये डायरेक्शन कैसे बताएगा, ये आपको जनरली ए को अगर आपने रेफरेंस मानना है, अगर मान लो बीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो इसका मतलब ये है ए से 30 डिग्री ऐसा ऊपर उसकी डायरेक्शन है, तो एंगल आपका डायरेक्शन बता सकता है। मान लो आपके पास -30 आता है, तो ये नीचे की तरफ का 30। तो इस तरीके से एंगल आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की एक्चुअली में डायरेक्शन ही बता रहा है, इसलिए हम टेंजेंट बीटा मतलब बीटा निकालना चाह रहे हैं। बीटा आपके पास डायरेक्शन देगा, वो इस रेफरेंस लाइन से जिसके साथ भी आपने बीटा एंगल कंसीडर करा है उससे उसको रेफरेंस मान के वहाँ से डायरेक्शन बता देगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कितने एंगल पर इधर उधर है। तो डायरेक्शन बताने के लिए ये यूज़ किया था, और इसका फॉर्मूला होता था वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ में बताया हुआ है, 11th क्लास में आपने किया होगा। तो वो फॉर्मूला मैं इधर डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ। फॉर्मूला होता था आपके पास, देखिए फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकेंड वेक्टर ये है। फॉर्मूला होता था आपके पास सेकेंड वेक्टर, एक बार ऐसे लिख लेते हैं, सेकेंड वेक्टर इनटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर
प्लस सेकंड वेक्टर इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये फॉर्मूला होता था आपके पास। एक बार यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। टेंजेंट बीटा विल बी इक्वल टू सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर कौन सा है? जिसके साथ आपने एंगल कंसीडर नहीं किया है, वो आपकी मर्जी है, एंगल इस वाले के साथ लो या इस वाले के साथ, जिसके साथ भी लोगे उसको आप फर्स्ट वेक्टर बोलते हो। तो अभी ए फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर कौन है? बी। तो ऊपर कौन आना है? सेकंड वेक्टर कौन? बी, इनटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का वेक्टर्स के बीच का एंगल तो मैंने थीटा माना था, डिवाइडेड बाई फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट कौन है? ए प्लस सेकंड वेक्टर इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ से बीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स जाके उधर कैलकुलेशंस आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने किया हुआ है डायरेक्शन निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अभी यहाँ पे डायरेक्शन निकालने के लिए हम। ऑलराइट, ठीक है। आई होप अगर किसी को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी 11th क्लास की बुक उठा के देख सकते हैं, वरना मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस टॉपिक को अलग से डिस्कस कर दूँ। देखिए कुछ बात नहीं है इसमें। क्या करते थे आप, ये थोड़ा सा आगे गया होता था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे आप, ठीक है। चलो क्या करते थे आप, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लेते थे ऐसे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर लेते थे। ये एंगल थीटा होता था आपके पास, फिर ये आपके पास बी साइन थीटा बन जाता था, ये बी कोस थीटा होता था, ये आपके पास ए था। तो आपने टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, बस और कुछ नहीं। टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर कौन है? बी साइन थीटा अपॉन बेस कौन है? ये ए प्लस ये बी कोस थीटा। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये आपने किया हुआ है उधर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सेकंड वेक्टर इनटू में साइन थीटा डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इनटू कोस थीटा। फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कौन है ये आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, जिसके साथ भी रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल बनाओगे वो आपके पास फर्स्ट वेक्टर होता है, बाकी दूसरे वाला आपके पास सेकंड वेक्टर बनता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का यूज़ जो हमने पहले किया हुआ है हम करेंगे यहाँ पे रिजल्ट जो एनी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने हैं, इसकी डायरेक्शन निकालने में। देखिए अभी तक हमारे पास क्या हो चुका है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आई हुई थी, E1 इस साइड आई हुई थी, दोनों का रिजल्टेंट कितनी डायरेक्शन पे आया ये हमको निकालना है। ऑलराइट, और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड मैंने इधर दिखा दिया आपको, ये शो कर दिया है, E1 और E2 इतना ही निकल के आया था हमारा। ऑलराइट, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये भी हमारे पास क्लियर था। तो थीटा हमारे पास ऑलरेडी कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, थीटा ऑलरेडी हमारे पास 90 डिग्री है। अगर थीटा ऑलरेडी 90 डिग्री है तो जो ये जो फॉर्मूला पढ़ा था इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। थीटा को हम इसमें 90 डिग्री रखते हैं तो क्या बनेगा आपके पास? टेंजेंट बीटा विल बी इक्वल टू बी साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई बी, यहाँ पे सेकंड वेक्टर है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस 90 डिग्री। ये आपके पास क्या बनेगा? b साइन 90 कितना होता है? 1। तो वेक्टर b डिवाइडेड बाई कोस 90 0, तो ये टोटल टर्म 0 होगी, नीचे बचा वेक्टर a। तो अल्टीमेटली आपके पास जब भी एंगल 90 डिग्री होता है तो ये फॉर्मूला बस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू वेक्टर b अपॉन वेक्टर a बन जाता है। ठीक है, ये आपके पास जनरली y एक्सिस बटे x एक्सिस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 90 डिग्री के लिए। तो अभी यहाँ पे E1 और E2 वेक्टर थे और ये रिजल्टेंट गया था जिसका मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हो, √3 cos k थीटा प्लस 1 k क्यूब बाई एक्स क्यूब। तो सपोज करो जो बीटा एंगल है वो मैंने इस E1 के साथ ले, रिजल्टेंट वेक्टर का E1 के साथ मैंने मान लिया बीटा एंगल बनता है। ऑलराइट, जिसके साथ भी आप रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल लोगे उसको आप कौन सा वेक्टर कंसीडर करते हो? फर्स्ट वेक्टर। उसको कौन सा वेक्टर कंसीडर करते हो? फर्स्ट वेक्टर। रिजल्टेंट के साथ लिया ना इस वेक्टर का एंगल, तो इसको फर्स्ट वेक्टर बोलोगे और इस वाले को कौन सा बोलोगे? सेकंड वेक्टर। इस वाले को कौन सा बोलेंगे? सेकंड वेक्टर। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा? सेकंड वेक्टर अपॉन फर्स्ट वेक्टर। 90 डिग्री है, आप ये भी लगा सकते हो बाद में फिर 90 रखोगे तो स्टेप फॉलो करके आना इधर ही है।
तो अभी जब हम इधर टेंजेंट बीटा लिखेंगे, टेंजेंट बीटा दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड वेक्टर अपॉन फर्स्ट वेक्टर। ये निकल के क्या है एक्चुअली में आपके पास क्या है, सेकेंड वेक्टर अपॉन फर्स्ट वेक्टर। जब भी आपके पास वेक्टर्स के बीच का 90 डिग्री का एंगल हो तो उस टाइम पे डायरेक्ट आप सेकेंड वेक्टर अपॉन फर्स्ट वेक्टर करके निकाल सकते हैं। सेकेंड वेक्टर कौन सा है भाई, E2, और फर्स्ट वेक्टर कौन है, E1। तो टेंजेंट बीटा बस आपका सीधा सीधा E2/E1 बन जाएगा, E2/E1। अब इनकी वैल्यूज तो पता है हमको, E2 ये है आपके पास और E1 ये है, तो इनकी वैल्यूज रख देंगे, रख लेते हैं भाई। E2 है आपके पास KP साइन थीटा अपॉन x3, और आपके पास E1 है 2KP कोस थीटा अपॉन x3। x3 से x3 कैंसिल, KP से KP कैंसिल, तो आपके पास टेंजेंट बीटा बना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये क्या होता है आपके पास टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे आपके पास 1/2 टाइम्स और बचा हुआ है, तो 1/2 टाइम्स टेंजेंट थीटा। ये उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आई। तो कुछ खास फर्क नहीं है, हाफ का फर्क तो है, पर जो बीटा टेंजेंट बीटा निकल के जो टेंजेंट थीटा होगा वही लगभग टेंजेंट बीटा होगा, डायरेक्शन एक जैसी होगी, बस हाफ का डिफरेंस होगा आपके पास। एक बार इसको देखो यूज़ करके दिखाते हैं कैसे। ये डायरेक्शन समझ में आ गई सभी को, ठीक है। जो ये बीटा है ये tan इनवर्स दैट विल बनेगा, वो वहाँ से जो फॉर्मूला है वो बनेगा। तो डायरेक्शन इस तरीके से निकालनी है। ये डायरेक्शन मैं क्यों निकाल रहा था, इस चीज़ को समझते हैं, इस डायरेक्शन का क्या फ़ायदा है, इसको क्यों निकाल रहे हम, इस चीज़ को समझ रहे। देखिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या होते थे, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये फेराडे ने कंसेप्ट दिया था, और फेराडे ने ये कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए दिया था कि चार्जेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको समझने के लिए ये कंसेप्ट दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। वहाँ पे हमने डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आती थी, जो फेराडे ने कंसेप्ट दिया था उसके बेस पे बोल रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, फिर ये कर्व होती चलेगी थी हमारे पास इस तरीके से, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, नेगेटिव से अंदर जा रही है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, नेगेटिव में अंदर की तरफ जा रही है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये पॉजिटिव से बाहर निकली, नेगेटिव में अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, ये नेगेटिव में अंदर आ रही है, ये पॉजिटिव से बाहर जा रही है। फिर थोड़ा सा और बनाना चाहो तो पॉजिटिव से बाहर, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव में अंदर, नेगेटिव में अंदर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ड्रॉ करना हमने सीखा था, और मैं बता चुका हूँ कि ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये आपके पास कंप्रेस हो रही है फील्ड लाइंस, ये अट्रैक्शन को शो करती है। जहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइंस है क्लोज वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो डाइपोल में बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उस तरफ वीक फील्ड है। ये इमेजिनरी कंसेप्ट था, अब इसको हम इधर मैथमेटिक्स से समझ रहे हैं, ठीक है। वहाँ तो उसने इमेजिनरी कंसेप्ट दिया था, अब यहाँ पे हम इसको मैथमेटिक्स से समझ रहे हैं। देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे फील्ड लाइन निकालना चाहूँ, मैथ से देख रहा हूँ मैं, मैथ से, वो उसने तो बना दिया था और मैंने बोला था उसने सब कुछ ठीक बताया था, इमेजिनरी कंसेप्ट जरूर दिया था पर सब कुछ ठीक बताया था। जैसे अगर हम इस पॉइंट पर कंसीडर करना चाहें तो आप इस पॉइंट पर थीटा एंगल बता दीजिए मेरे को कितना बनेगा। ध्यान दें थीटा एंगल कौन सा होता था, थीटा एंगल ये आपके पास डाइपोल है, थीटा एंगल होता था आपका पास सेंटर जिस भी पॉइंट पे निकालना है उसके साथ क्या एंगल बना रहा है उसको थीटा बोलते थे, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो थीटा कितना बनेगा, सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन करो तो कुछ उठा ही नहीं ना, आपके पास सेम लाइन है, तो थीटा 0 डिग्री है। तो अगर इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो थीटा आपके पास कितना है, 0 डिग्री। अगर थीटा आपके पास 0 डिग्री है, हम कौन सी लाइन पे बात कर रहे हैं, एक्सियल लाइन पे। कौन सी लाइन पे बात कर रहे हैं, एक्सियल लाइन पे। अगर थीटा 0 है तो एनी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो क्या थी, KQ/x³ √3 cos² थीटा +1। इसमें थीटा को 0 रखेंगे
तो cos 0 1 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 का रूट निकालेंगे तो 2। तो ई एक्सियल मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हमने, दैट इज 2k/x³। फैराडे ने ये मैथमेटिक्स कुछ नहीं लगाया था, फैराडे ने बस ये बता दिया था फील्ड इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूट है। इसने क्या बताया, उसने ये भी बता दिया कि यहाँ पर आपके पास फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। पहली बात तो इंटेंसिटी, फैराडे इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाया था, इसने इंटेंसिटी को बता दिया पहले कि कितना इंटेंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब वो डायरेक्शन को भी बताएगा और डायरेक्शन बिल्कुल फैराडे वाले से मैच होगी। देख लेते हैं, यहाँ पर थीटा कितना बनना था 0 डिग्री। डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अभी इस फॉर्मूले से निकल रही है ना, इसमें करा हमने, तो थीटा को 0 रख के देख लो एक बार, इसमें रख के देखते हैं। टेंजेंट बीटा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है। साइन 0 आपके पास, सॉरी टेन 0 कितना होता है आपके पास 0 होता है, टेन 0 0 हो गया तो यहाँ से टेंजेंट बीटा भी 0 आ गया, टेंजेंट बीटा 0 आ गया तो आपके पास बीटा कितना बढ़ेगा 0। भाई कितने एंगल पर टेन थीटा 0 एंगल लेता है तो 0 पर ही, मतलब कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी इसी लाइन के लोग आ गए। 0 एंगल का मतलब तो यही है ना, इसी लाइन के लोग। तो या तो उस तरफ फील्ड होगा या इस तरफ फील्ड होगा, और फैराडे बता चुका है कि इसी लाइन के लोग फील्ड है। अगर इस पॉइंट पे आप एक्सियल पॉइंट पे बात करते हो, देखिए भाई एक्सियल पॉइंट पे बात करते हो तो ये तो फील्ड इस तरफ आएगा या फील्ड इस तरफ आएगा, ये एंगल यही शो कर, ठीक है। तो फैराडे का जो कंसेप्ट था एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सही दिया हुआ उसने। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं, उस चीज़ को क्लियर करेंगे। देखिए कैसे ये निकाल चुके हैं ना हम भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस तरफ जब हमने फील्ड निकाला था तो हमने बोला नेगेटिव की वजह से अंदर, पॉजिटिव की वजह से बाहर, तो इनका नेट जो था आपके पास इस तरफ निकल आया था। अगर आप यहाँ पे इनका जो नेट निकल के आया था इस तरफ निकल के आया था, E2 - E1 करके। इसी तरीके से आप नेगेटिव इधर ले लेते, पॉजिटिव इधर लेते, फिर निकालते, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड इनवर्ड, पॉजिटिव वाला ज़्यादा पास है तो इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो नेट आपके पास इस तरफ आ जाता, ठीक है। पर आया या तो इधर आया है या फिर उस साइड आया तो इसी लाइन के लोग है ना, तो एंगल तो 0 डिग्री है, ठीक है। और ये भी चीज़ क्या शो कर रही है कि आपके पास यहाँ पे चाहे यहाँ पे अगर एक्सियल लाइन पे आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड तो इतना रहेगा और डायरेक्शन या तो इस तरफ रहेगी या डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द डाइपोल आपका किस तरीके से रखा हुआ है। फैराडे ने भी यही बताया और इस मैथमेटिक्स से भी यही चीज़ आ रही है। ऑलराइट, एक और चीज़ देख लेते हैं, फिर 90 डिग्री पर देख लेते हैं, इस डाइपोल से 90 डिग्री पर देख लेते हैं। तो डाइपोल से आप जब 90 डिग्री पर देखते हो तो कौन सी लाइन आती है, इक्वेटोरियल लाइन। तो थीटा अगर आप 90 डिग्री रखते हैं तब क्या होता है ये देख रहे हैं, थीटा को 90 रखते हैं, थीटा को 90 रखेंगे तो भाई आपके पास जो E का फॉर्मूला था KQ/x³ √3 cos² 90 डिग्री +1, cos 90 0 होता है, तो E इक्वेटोरियल ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं KQ/x³ होता है। मैग्नीट्यूड तो बता दिया, अब डायरेक्शन देख लेते हैं। थीटा को 90 रखते हैं तो टेंजेंट बीटा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा, थीटा दैट इज 90 डिग्री, टेंजेंट 90 आपका इन्फिनिटी होता है, तो ये आपके पास इन्फिनिटी इंटू 1/2 इन्फिनिटी हो जाएगा, और टेंजेंट बीटा इन्फिनिटी की वैल्यू होती है आपके पास 90 डिग्री पर। ऑलराइट, तो बीटा की वैल्यू अब की बार 90 डिग्री आई, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होएगा, कोई बताएगा? 90 डिग्री क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? देखिए बीटा आपके पास क्या था, ये E1 लाइन थी, ये E2 लाइन थी, ये आपके पास रिजल्टेंट आ रहा था, और ये इसके साथ बीटा एंगल बना रहा था, यही लिया था। बीटा का 90 होने का क्या मतलब है, बीटा का 90 होने का क्या मतलब है कि जो ये रिजल्टेंट वेक्टर इस लाइन के साथ बीटा एंगल बना रहा था 90 होना, ये कुछ 20 या 30 एंगल है, अब थोड़ा सा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ाएगा 90 हो जाएगा। 90 कब एंगल बनेगा भाई, जब ये ER इसी डायरेक्शन में होगा ना, तभी तो 90 बनेगा, ठीक है। तो E1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वो परपेंडिकुलर इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। तो आपके पास ये क्या शो कर रहा है,
कि जो डाइपोल था -q + q, उस पर यहाँ ऐसा इधर 90 डिग्री पर अगर आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो इस तरफ आएगी या फिर इस तरफ आएगी, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव बनता था हमारे पास, तो ये इस तरफ रहेगी, पॉजिटिव इस तरफ है तो नेगेटिव इस तरफ है। और ये हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी विड्रॉ करी थी तो ये हम देख चुके हैं कि पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव में अंदर जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर फील्ड आपका इसी तरीके से ओरिजेंटल था, अभी भी किया था ना भाई, ये पॉजिटिव से फील्ड लाइन नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से फील्ड लाइन नेगेटिव की तरफ, तो ये देखो इधर ऐसा ओरिजेंटल, पॉजिटिव से अंदर की तरफ तो ऐसा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे 90 डिग्री पर एकदम हॉरिजॉन्टल फील्ड, तो ये डायरेक्शन से यही चीज़ पता चल रही है। ठीक है, ये डायरेक्शन इसलिए निकाली थी कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ एक साथ देख सके। फैराडे का कंसेप्ट भी इससे आपके पास प्रूव हो रहा था। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ एन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज़ के लिए। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास डाइपोल को हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। डाइपोल समझ में आ गया आई होप सबको। डाइपोल किस तरीके का फील्ड क्रिएट करता है, एक्सियल पॉइंट पर कितना फील्ड होता है, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना फील्ड बनाता है, या किसी और एंगल पर आपसे फील्ड पूछ लिया जाए तो वहाँ पर किस तरीके का फील्ड रहेगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया हो। तो अब हम करने जा रहे हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं, तो उसका